फॉर्मल ड्रेसिंग अगर सही तरीके से पहना जाए तो व्यक्ति की पर्सनालिटी को उभारने में बहुत मदद करता है और पैंट फॉर्मल ड्रेसिंग का एक प्रमुख भाग है। आप इसे खरीद सकते हैं, लेकिन फिट सिले हुए पैंट के सामने कुछ भी नहीं। यदि आप अपने या अपने प्रियजन के लिए सिलना चाहते हैं तो ये स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल आपके लिए है। इस ट्यूटोरियल में हम टेम्पलेट के अनुसार कपड़े काटना सीखेंगे। पैंट के फ्रंट पीस को जेब के साथ बनाना, फ्लाई बनाना और फ्रंट के पीसों को जिपर लगा के एक साथ जोड़ना, बैक के पीसों को जेबों के साथ बनाना, बैक के पीसों को आपस में जोड़ना, इसके बाद फ्रंट और बैक के पीसों को एक साथ जोड़ना, वेस्ट बैंड बनाना और इसे पैंट से जोड़ना और उसके बाद निचले हिस्से को हेम करना। आपको जरूरत होगी 60 इंच चौड़ाई वाला 1.5 मीटर कपड़ा, 2 मीटर तैयार स्ट्रिप कैनवस फ्यूजिंग, 2 मीटर एंटी स्लिप वेस्ट बैंड लाइनिंग, 1/4 मीटर माइक्रो डॉट फ्यूजिंग, 1 मीटर पॉकेट का सामान, 1/4 मीटर कैनवस फ्यूजिंग। पुरुषों की पैंट का टेम्पलेट जिसे आप हमारी वेबसाइट www.ushasue.com से डाउनलोड कर सकते हैं। चौक, स्केल, मैचिंग धागा, बीडेड पिंस, नापने का फीता, लूप ट्यूनर, कैंची, 7 इंच का जिपर, पैंट का हुक और आई सेट, हाथ की सुई और उषा जिनोमी जिपर फुट। स्टेप 1, टेम्पलेट के अनुसार निशान लगाना और काटना। हमने अपने पैंट के लिए नेवी ब्लू रंग का कपड़ा लिया है। कपड़े को खोलें और उसे लंबाई में फोल्ड करें, उल्टा हिस्सा आमने सामने हो। आइए टेम्पलेट रख के शुरू करें। फ्रंट के टेम्पलेट को कपड़े के निचले आधे हिस्से पर और बैक के टेम्पलेट को कपड़े के ऊपरी आधे हिस्से पर रखें, जैसा कि दिखाया गया है। टेम्पलेट को कपड़े पर रख के पिन लगा दें। फ्रंट के टेम्पलेट से शुरू करें। सुनिश्चित करें कि पिन कपड़े की दोनों परतों से होकर गया हो। बैक के टेम्पलेट पर भी पिन लगा दें। अब चौक से टेम्पलेट के अनुसार कपड़े पर निशान लगाएं। कोनों और घुमावदार हिस्सों पर ज्यादा ध्यान दें। काटने के लिए अच्छे से निशाना लगाना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि एक अच्छा पैंट सेट बन सके। निशान लगाने के बाद टेम्पलेट से पिन निकाल लें। टेम्पलेट को एक तरफ रख दें। कैंची से लगाए हुए निशानों के अनुसार काटना शुरू करें। फ्रंट पीस से शुरू करें। अच्छे से काटने के लिए हाथों का स्थिर होना बहुत महत्वपूर्ण है। बैक पीस को भी काट लें। दोनों टुकड़ों को एक तरफ रख दें। बचे हुए कपड़े को लें और अन्य टेम्पलेट्स पर काम करें। दिखाए अनुसार कपड़े पर फ्लाई, फ्रंट की छोटी जेब, फ्रंट की बड़ी जेब और बैक की जेब का टेम्पलेट रखें। इन सभी टेम्पलेट को कपड़े पर रख के पिन लगा दें। छोटे से छोटे टेम्पलेट पर भी पिन लगाना सही से निशान लगाना और काटना सुनिश्चित करता है। चौक से कपड़े पर टेम्पलेट के अनुसार निशान लगाएं। फ्लाई से शुरू करें और पीछे की जेब पर समाप्त करें। हमें पीछे की जेब के एक और टुकड़े की आवश्यकता होगी। टेम्पलेट को चिन्हित लाइन के नीचे रखें और पिन लगा दें। कपड़े पर टेम्पलेट के अनुसार निशान लगाएं। सभी टेम्पलेट से पिन निकालें और उन्हें एक तरफ रख दें। एक एक करके सभी पीसों को काट लें। संक्षिप्त में हमारे पास 2 बैक पॉकेट के पीस, फ्रंट पॉकेट के 2 अलग अलग पीस और एक फ्लाई का पीस है। अब अस्तर के कपड़े पर काम करते हैं। दिखाए अनुसार इसे लंबाई में फोल्ड करें। सामने की बड़ी जेब के टेम्पलेट के बाद पीछे के बड़े जेब के टेम्पलेट और फ्लाई के टेम्पलेट को दिखाए अनुसार रखें। ठीक पहले की तरह हम अब इन सभी टेम्पलेट में पिन लगाएंगे। इसके बाद चौक से इनके अनुसार कपड़े पर निशान लगाएंगे। टेम्पलेट से पिन निकालेंगे और एक तरफ रख देंगे और आखिर में सामने और पीछे की प्रत्येक जेब के 2 पीस और फ्लाई के पीस के लिए लगाए हुए निशान के अनुसार काटें। काटे गए पीसों को एक तरफ रख दें। अब हमें माइक्रो डॉट फ्यूजिंग से फ्लाई के पीस और कैनवस फ्यूजिंग के छोटे से बैक पॉकेट पीस को काटना है।
दिखाए अनुसार माइक्रो डॉट फ्यूजिंग के सीधे हिस्से को आमने सामने करके रखें। चौक से टेम्पलेट के अनुसार निशान लगाएं। लगाए हुए निशान के अनुसार काट लें। इन पीसों को एक तरफ रख दें। अब कैनवस फ्यूजिंग लें और इसके ऊपर बैक पॉकेट के टेम्पलेट के अनुसार निशान लगाएं। लगाए हुए निशान के अनुसार काट लें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास कैनवस फ्यूजिंग के 2 पीस हैं। फ्यूजिंग को आधे में फोल्ड करें और दिखाए अनुसार क्रीज लाइन पर काट लें। दूसरे पीस पर भी यही प्रक्रिया दोहराएं। हमारे पास प्लाई के 2 पीस और बैक टेम्पलेट से बने कैनवस फ्यूजिंग के 4 पीस हैं। स्टेप 2, साइड की सीम, अंदर के सीम और सामने के पीसों के क्रॉच को ओवरलॉक करना। अब हम पैंट के फ्रंट पीस पर काम करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास फ्रंट के कपड़े के 2 पीस हैं, एक बायां और एक दायां। हमें साइड के सीम, अंदर के सीम और दोनों पीस के क्रॉच एरिया को अलग अलग ओवरलॉक करना होगा। कपड़ों को अपनी उषा जिनोमी वंडर स्टिच प्लस सिलाई मशीन पर ले जाएं। पैंट का एक पीस लें और बाहरी सीम को प्रेसर फुट के नीचे संरेखित करें। मशीन को जिगजैग टांके पर जो पैटर्न सिलेक्टर डायल पर C है और सिलाई की लंबाई को 1.5 पर सेट करें। पैंट के ऊपर से शुरू करें और आखिर तक सिलते रहें। जिगजैग टांके पैंट को एक साफ सुथरी फिनिश देंगे और उधड़ने से बचाएंगे। धागे को काटें और अंदर के सीम पर जाएं। नीचे से सिलना शुरू करें और क्रॉच एरिया को सीलें। क्रॉच तक सिल के रुक जाएं। सुई उठाएं और कपड़े को घुमाएं और पैंट के ऊपरी भाग तक सिलते रहें। धागा काट लें। हम इस प्रक्रिया को दूसरे फ्रंट के पीस पर भी दोहराएंगे। ये करने के बाद बेहतर फिनिश के लिए किसी भी अतिरिक्त धागे को काट लें। हमारे किनारे इस तरह दिखेंगे। स्टेप 3, सामने की जेब तैयार करना। ये वे टुकड़े हैं जिन्हें हमने सामने की जेब के लिए काटा था। आइए पहले सामने की बाईं जेब पर काम करें। सामने की जेब के अस्तर के पीस के साथ पीछे के जेब के पीसों में से प्रत्येक का एक पीस लें। इन्हें एक साथ सिलने से पहले यहाँ बताए गए किनारों पर ओवरलॉक स्टिचिंग या जिगजैग स्टिचिंग करेंगे। किनारे इस तरह से दिखेंगे। उन्हें सिलने के लिए सही तरीके से रखें। दिखाए अनुसार बड़े पीस को जेब के दाईं ओर रखें। उल्टा हिस्सा सीधे सामने हो और दिखाए अनुसार लंबे पीस को जेब के बाईं ओर रखें। आइए पीसों को पॉकेट लाइनिंग के साथ सीलें। सबसे पहले हम बड़े पीस पर काम करेंगे। हम अंदर के सीम को सिलने जा रहे हैं। दिखाए अनुसार कपड़े को प्रेसर फुट के नीचे एडजस्ट करें। टांके के लिए पैटर्न सिलेक्टर डायल को A पर और सिलाई की लंबाई को 2.5 पर सेट करें। सिलना शुरू करें। हाथों को स्थिर रखें क्योंकि यह कपड़े का एक घुमावदार पीस है। आखिर तक सिलने के बाद धागा काट लें। दूसरे टुकड़े पर जाएं। इसे जोड़ना आसान है। कपड़े को प्रेसर फुट के नीचे रखें और सीलें। सिलने के बाद धागा काट लें। दोनों पीसों पर सिलाई इस तरह दिखेगी। हम बिल्कुल इसी तरह से दाएं जेब बनाएंगे। स्टेप 4, जेबों को सामने के पीसों से जोड़ना। हम दिखाए अनुसार उल्टे हिस्से को सीधे हिस्से के सामने रख के पैंट के फ्रंट पीस की बाईं जेब को पैंट के बाईं ओर रखा है। कपड़े को प्रेसर फुट के नीचे संरेखित करें और जेब के सब तरफ सीलें। सिलने के बाद जेब ऐसी दिखती है।
पैंट के इस अतिरिक्त हिस्से को काटने की जरूरत है। इसे कैंची से काट लें। जेब को छोटे जेब के कपड़े के साथ मोड़ें और अपनी उंगलियों से क्रीज बनाएं। जब इस जेब को दूसरी तरफ मोड़ें और हमने अभी जो क्रीज से फोल्ड बनाया है उस पर एज स्टिच लगाने की जरूरत है। फोल्ड को प्रेसर फुट के नीचे रखें और सिलना शुरू करें। सुनिश्चित करें कि जब आप सिल रहे हो तो फोल्ड अपनी जगह बना रहे। ये करने के बाद धागा काट लें। हमने फोल्ड पर सिल दिया है। अब हम स्ट्रिप के खुले सिरों को पैंट के साथ सीलेंगे। कपड़े को प्रेसर फुट के नीचे रखें और सिलना शुरू करें। सिलाई इस तरह दिखेगी। अब हम जेब के निचले किनारे पर सिलाई करेंगे। दिखाए अनुसार जेब को आधा मोड़ें और नीचे के गोल हिस्से को सीलें। जेब को प्रेसर फुट के नीचे रखें और सिलना शुरू करें। कंधों को स्थिर रखें और धीरे धीरे सिलें क्योंकि यह एक घुमावदार सतह है। ये करने के बाद धागा काट लें। सिलाई इस तरह दिखनी चाहिए। अब हम जेब को अंदर से बाहर की ओर मोड़ेंगे। किनारों को अच्छे से निकालें। अब हम दिखाए अनुसार फोल्ड लाइन पर फिर से सिलाई करेंगे। इसे प्रेसर फुट के नीचे रखें और सिलाई शुरू करें। सिलाई इस तरह दिखनी चाहिए। अब हम पैंट की वेस्ट लाइन पर काम करेंगे। जेब को ऊपर की ओर सही ढंग से संरेखित करें और कपड़े को प्रेसर फुट के नीचे रखें। सिलना शुरू करें। आखिर तक सिलने के बाद रुक जाएं और धागा काट लें। हमने सामने की जेब को पैंट की एक साइड के साथ सिल दिया है। अब हम जेब को साइड से जोड़ने के लिए यही प्रक्रिया दोहराएंगे। हमारी जेब और सिलाई इस तरह दिखनी चाहिए। दूसरी तरफ भी यही प्रक्रिया दोहराएं। स्टेप 5, फ्लाई के पीस को तैयार करना। अब फ्लाई पर काम करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रत्येक कपड़े की फ्लाई के 2 स्ट्रिप्स हैं। मुख्य कपड़ा, अस्तर का कपड़ा और माइक्रो डॉट फ्यूजिंग का कपड़ा। मुख्य कपड़े का एक पीस लें और उसका उल्टा हिस्सा ऊपर रखें। अब माइक्रो डॉट फ्यूजिंग का एक पीस लें और दिखाए अनुसार इसके गोंद वाले हिस्से को मुख्य कपड़े के ऊपर रखें। इसी प्रक्रिया को हम दूसरे फ्लाई के पीस पर भी दोहराएंगे। इन दोनों स्ट्रिप को इस्त्री करें ताकि ये कपड़े आपस में जुड़ जाएं। दोनों पीसों के लिए ऐसा ही करें। अस्तर के कपड़े को मुख्य कपड़े के ऊपर रखें। सीधा हिस्सा आमने सामने हो। दोनों पीसों के लिए ऐसा ही करें। अब हमें फ्लाई के पीस को अलग अलग सिलना है। फ्लाई के पीस को प्रेसर फुट के नीचे संरेखित करें। मशीन को सीधी सिलाई पर और सिलाई की लंबाई को 2.5 पर सेट करें। सिलना शुरू करें। घुमाव पर ध्यान से सीलें और दोनों हाथों को स्थिर रखें। सिलने के बाद धागा काट लें। अब कैंची से घुमाव पर नॉच बनाएं जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। नॉच बनाने से पैंट पर फ्लाई अच्छी तरह से सेट हो जाएगा।
फ्लाई को आराम से अंदर से बाहर की ओर मोड़ें ताकि मुख्य कपड़ा अब आपके सामने की ओर हो। अब हम फोल्ड पर एक एज स्टिच लगाएंगे। कपड़े को प्रेसर फुट के नीचे रखें और सिलना शुरू करें। आखिर तक सिलने के बाद रुकें और धागा काट लें। सिलाई इस तरह दिखनी चाहिए। अब बिना सिले हुए साइड को सिलना है। कपड़े को प्रेसर फुट के नीचे रखें। मशीन को जिगजैग टांके पर और सिलाई की लंबाई को 1.5 पर सेट करें। अब बिना सिले हुए साइड पर सीलें। सिलने के बाद फ्लाई इस तरह दिखनी चाहिए। इसी प्रक्रिया को हम दूसरे फ्लाई पीस पर भी दोहराएंगे। अब हमारे पास 2 पीस तैयार हैं। स्टेप 6, फ्लाई और जिपर को जोड़कर फ्रंट के पीसों को जोड़ना और क्रॉच को फिनिश करना। अब हम फ्लाई के पीसों को फ्रंट के कपड़ों के साथ सीलेंगे और जिप भी लगाएंगे। इन्हें अपनी सिलाई मशीन पर ले जाएं। हम सबसे पहले दाएं फ्रंट के कपड़े पर काम करेंगे। फीते से ऊपर 6.5 इंच नापें और चौक से निशान लगा लें। जिप लें और दिखाए अनुसार जिप के सिरे को 6 इंच के निशान पर रखें। सीधा हिस्सा आमने सामने हो। जिप का खुलने वाला हिस्सा ऊपर की ओर होगा। अब फ्लाई के एक पीस को जिप पर रखें। सीधा हिस्सा नीचे की ओर हो। रेगुलर प्रेसर फुट को उषा जिनोमी जिपर फुट से बदलें। संरेखित पीसों को प्रेसर फुट के नीचे रखें। मशीन को सीधी सिलाई पर सेट करें और स्टिच लेंथ डायल को 2.5 पर सेट करें। दिखाए अनुसार पैंट को नीचे से ऊपर की ओर सीलें। शुरुआत और अंत में रिवर्स टांके लगाना न भूलें। अब पैंट को दाईं ओर मोड़ें और कपड़े को प्रेसर फुट के नीचे संरेखित करें। जिप को आधा खोलें। अब हम एज स्टिच लगाएंगे। आधे तक सिलने के बाद जिप बंद कर दें और फिर जिप के अंत तक सीलें और आखिर में रिवर्स टांके लगाएं। पैंट के दाईं तरफ लगने के बाद जिप इस तरह दिखना चाहिए। अब पैंट के बाईं साइड पर काम करते हैं। हमें फिर से इस साइड पर भी 6.5 इंच का निशान लगाना है। फीते से नापें और निशान लगा लें। दिखाए अनुसार फ्लाई के किनारे को लगाए हुए निशान पर रखें। सीधा हिस्सा आमने सामने हो। जिपर फुट को रेगुलर फुट से बदलें। पैंट और कपड़े को प्रेसर फुट के नीचे संरेखित करें और फ्लाई के नीचे के ऊपर की ओर एक सीधी सिलाई करें। रिवर्स टांके लगाना न भूलें। फ्लाई को खोलें। सिला हुआ भाग इस तरह दिखना चाहिए। अपनी उंगलियों से सीम लाइन पर क्रिस बनाएं। अब फ्लाई को उल्टी साइड मोड़ें जैसा कि ट्यूटोरियल में दिखाया गया है। अब हम इस फोल्ड को फ्लाई के सीम लाइन पर पैंट के बाएं पैर पर पैंट की दाईं ओर रखेंगे जैसा कि दिखाया गया है। सीधा हिस्सा आमने सामने हो। सुनिश्चित करें कि वे पूरी तरह से मेल खाते हों। हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि दाएं और बाएं दोनों पैरों की वेस्ट लाइन मेल खा रही हो। अब हम दाएं पैर के जिप के बिना सिले हुए हिस्से को बाएं पैर के फ्लाई के बिना सिले हुए हिस्से के साथ सीलेंगे। सुनिश्चित करें कि आप फ्लाई को नीचे न सिल रहे हों और इसीलिए हमने इसे थोड़ा ऊपर उठाया है जैसा कि दिखाया गया है।
फिर से जिपर फुट लगाएं। कपड़े को प्रेसर फुट के नीचे रखें, सिलना शुरू करें। इस बार हम कमर से फ्लाई के निचले हिस्से तक सीलेंगे। सिलने के बाद जिपर इस तरह दिखना चाहिए। इसके बाद हम क्रॉच एरिया पर काम करेंगे। जिपर फुट को रेगुलर फुट से बदलें और कपड़े को प्रेसर फुट के नीचे संरेखित करें। हम फ्लाई के किनारे से शुरू करेंगे और पूरे क्रॉच एरिया को सीलेंगे। रिवर्स टांके लगाना ना भूलें। सिलने के बाद धागा काट लें। इस भाग के लिए एक और सिलाई। हमें फ्लाई वाले हिस्से पर एक शेप स्टिच लगाना है। दिखाए अनुसार फ्लाई ट्रेसिंग टेम्पलेट को फ्लाई के हिस्से पर रखें। चॉक से कपड़े पर टेम्पलेट के अनुसार निशान लगाएं। अब हम लाइन पर सिलाई करेंगे। अच्छे से फिनिश के लिए जिप खुली होनी चाहिए। सिलना शुरू करें। आखिर तक सिलने के बाद रुकें और जिप बंद कर दें। फ्लाई के दाएं भाग को लें और उसे जिप के नीचे धकेलें और उसके ऊपर सिल दें। धागा काट लें। आपका फ्लाई और जिप का भाग इस तरह दिखना चाहिए। हमने शेप स्टिच भी लगाया है जैसा कि दिखाया गया है। वेस्ट लाइन पर काम करते हैं। कैंची से फ्लाई के अतिरिक्त पीस को काट लें। हमें सिलाई करके जिप को लॉक करना होगा। जिप लगाए गए हिस्से को प्रेसर फुट के नीचे एडजस्ट करें और सब तरफ सीलें। धागा काट लें। हम जिप के दूसरे किनारे पर भी यही प्रक्रिया दोहराएंगे। जिप को बंद करें और यह आराम से होना चाहिए। स्टेप 7, बैक के पीसों को तैयार करना। हमारे पास बैक के 2 पीस हैं, एक दाएं और एक बाएं पैर के लिए। हम पहले दाएं पैर पर काम करेंगे। बैक को जोड़ने से पहले हमें इस पीस, क्रॉच एरिया और अंदर के सीम पर जिगजैग टांके लगाने होंगे। सिलाई ऐसी दिखनी चाहिए। जिस टेम्पलेट पर बैक लिखा है उसे दिखाए अनुसार बैक के कपड़े पर रखें। अब पैंट की वेस्ट लाइन के पास 3 नॉच और एक बिंदु पर ध्यान दें। चॉक से इनका निशान लगा लें। टेम्पलेट को एक तरफ रख दें। स्केल द्वारा इन 3 नॉच को बिंदुओं से जोड़ें। ये रेखाएं पैंट की डॉट्स होंगी। इन्हें सिल दें। दिखाए अनुसार कपड़े को केंद्र की रेखा पर फोल्ड करें। फोल्ड को प्रेसर फुट के नीचे संरेखित करें। मशीन को सीधी सिलाई पर सेट करें और सिलाई की लंबाई 2.5 होनी चाहिए। पॉइंट से नॉच की ओर सिलना शुरू करें। अंत में रिवर्स टांके लगाएं। डार्ट इस तरह दिखेगा। ओवरलॉक और डार्ट बनाने की पूरी प्रक्रिया को बैक पीस के दूसरी तरफ भी दोहराना है। स्टेप 8, जेब को बैक के पीसों से जोड़ना। हमारे पास दोनों बैक पीस तैयार हैं। पहले हम बैक पीस के बाएं पैर पर काम करेंगे। हमारे पास पीछे की जेब का अस्तर, मुख्य कपड़े के जेब का पीस
और फ्यूजिंग पीस तैयार है। मुख्य कपड़े से काटे गए 2 छोटे जेब के पीसों को एक अच्छी फिनिश देने के लिए इसके सभी तरफ जिगजैग टांके लगाने की आवश्यकता होगी। देखिए कपड़ा कितना अच्छा दिख रहा है। अस्तर के कपड़े का पीस लें और इसे पैंट के बैक पीस के दाएं फेसिंग पर रखें। सुनिश्चित करें कि आपने इसे सही से रखा हो। वेस्ट लाइन से 3 1/4 इंच नापें और निशान लगा लें। इसके बाद दिखाए अनुसार जेब की लाइनिंग से ऊपर 1 इंच नापें और निशान लगा लें। अब हम जेब की लाइनिंग पर 1 इंच से निशान और पैंट पर 3 1/4 इंच के निशान से मिलाएंगे और जेब की लाइनिंग को रखेंगे। यह भी सुनिश्चित करें कि चौड़ाई के हिसाब से जेब पैंट के केंद्र में हो। पीछे के जेब के टेम्पलेट को जेब की लाइनिंग पर रखें। टेम्पलेट के खुलने वाले हिस्से का अस्तर के कपड़े पर निशान लगाएं। चौक से दोनों पॉइंट का निशान लगाएं। टेम्पलेट को हटा दें। अब स्केल से दोनों पॉइंट्स को जोड़ें। हम इस लाइन के चारों ओर एक आयताकार बॉक्स सीलेंगे। ऊपर और नीचे से लगभग 1/4 इंच छोड़ें और जितना संभव हो किनारों के करीब सिलाई करें। जेब को प्रेसर फुट के नीचे संरेखित करें और लाइन के चारों ओर एक नियमित सीधी सिलाई शुरू करें। जब आप कोने पर पहुंचे तो पिवटिंग टेक्निक का उपयोग करें और आगे सिलते रहें। एक आयत बनाने के लिए सभी तरफ सिलाई करें। ये करने के बाद धागा काट लें। आपकी सिलाई इस तरह दिखनी चाहिए। अब हमें जेब का खुला हुआ हिस्सा बनाने के लिए इस लाइन पर काटना है। एक छोटी सी कैंची लें और कपड़े को फोल्ड करें और चीरा लगाएं। यह कैंची को अंदर जाने में मदद करेगा और एक साफ कट देगा। दिखाए अनुसार कोनों को काटें। हो गया, यह खुला हुआ हिस्सा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जेब पैंट की दाईं तरफ है। अब हम गैप का इस्तेमाल करेंगे और जेब को पैंट की उल्टी साइड में ले जाएंगे। अब इस्त्री करने का समय है। सिलाई के दौरान जो सीम लाइन बनाई जाती है उसे समतल और अच्छी तरह से इस्त्री करना होता है ताकि वह आराम से बैठ जाए। दिखाए गए एरिया पर इस्त्री करें। देखिए सिम लाइन कितनी अच्छी तरह से सेटल हो गई है। इसके बाद जेब के खुले हुए हिस्से को फिनिश करना है। इसके लिए हमें आवश्यकता होगी फ्यूजिंग के साथ जेब की स्ट्रिप की, जिसे हम कुछ समय पहले ओवरलॉक कर चुके हैं। फ्यूजिंग के गोंद वाले साइड को मुख्य कपड़े के जेब के पीस की उल्टी साइड रखें, जैसा कि दिखाया गया है। हमें मुख्य कपड़े की एक और स्ट्रिप की आवश्यकता होगी जो फ्यूजिंग के आकार के बराबर हो। फ्यूजिंग के गोंद वाले साइड को मुख्य कपड़े की उल्टी साइड पर रखें। फ्यूजिंग के ऊपर इस्त्री करें ताकि वह मुख्य कपड़े से चिपक जाए। इसे दूसरी स्ट्रिप के लिए भी दोहराएं। हम इसे कवर करने के लिए इन दोनों स्ट्रिप को बीच के गैप पर सिलेंगे। आइए देखें कि ये कैसे किया जाता है। सबसे पहले पतली स्ट्रिप लें और इसे आधे में फोल्ड करें। इस पर अपनी उंगलियों से क्रीज बनाएं।
मुड़ी हुई स्ट्रिप को जेब के ऊपरी सिरे पर रखें, लेकिन सुनिश्चित करें कि यह जेब के खुले हिस्से के बीच तक आए। अब हम स्ट्रिप को जेब के अस्तर के कपड़े के साथ पिन लगाएंगे। सुनिश्चित करें कि आप इसे पैंट के कपड़े के साथ पिन न लगा दें। अब बड़ा पीस लें और इसे फ्यूजिंग तक फोल्ड करें। इसे जेब के निचले सिरे पर रखा जाएगा, लेकिन सुनिश्चित करें कि यह जेब के खुले हुए हिस्से के बीच तक भी आए। इस टुकड़े को भी पिन लगा दें। सिलाई शुरू करने से पहले दूसरे जेब के कपड़े को यहाँ रखा जाएगा और सिला जाएगा। अब मशीन पर जाएं। सबसे पहले हम जेब खुलने वाले हिस्से के ऊपरी भाग को सीलेंगे। गैप को खोलकर पलट दें। हम सीम अलाउंस पर सीलेंगे। इसे प्रेसर फुट के नीचे संरेखित करें। सिलना शुरू करें। आखिर तक सिल के धागा काट लें और पिन निकाल दें। जेब के खुले हिस्से का ऊपरी भाग दाईं तरफ से ऐसा दिखेगा। अब हम चौड़ी स्ट्रिप के लिए भी यही प्रक्रिया दोहराएंगे। कपड़े को पलटें और हम इस सीम अलाउंस पर सीलेंगे। कपड़े को प्रेसर फुट के नीचे संरेखित करें। सिलना शुरू करें। सुनिश्चित करें कि फोल्ड प्रेसर फुट के नीचे सही ढंग से रखा गया है। ये करने के बाद धागा काट लें। पिन निकाल दें। खुला हुआ हिस्सा इस तरह दिखेगा। पीछे सिलाई इस तरह होनी चाहिए। दूसरी स्ट्रिप जिसको खुले हुए हिस्से के नीचे जोड़ा गया था, उसे जेब के अस्तर के साथ सिलने की जरूरत है। ध्यान दें कि हम स्ट्रिप के निचले हिस्से को केवल अस्तर की सामग्री के साथ सीलेंगे, न कि पैंट के मुख्य कपड़े के साथ। कपड़े को प्रेसर फुट के नीचे संरेखित करें और सिलना शुरू करें। किनारों पर पिवट टेक्निक का उपयोग करें और तीनों साइड्स को सीलें। धागा काट लें। एक और पीस सिलना बाकी है। मुख्य कपड़े से काटे गए बैग के छोटे जेब के पीस को जेब के अस्तर के साथ सिलना है। इसे दिखाए अनुसार इस तरह रखें कि निचला हिस्सा जेब के अस्तर के किनारों से मेल खाता हो। उन्हें प्रेसर फुट के नीचे संरेखित करें और सीलें। कोनों पर पिवट टेक्निक का उपयोग करें और सभी तरफ सीलें। सिलाई इस तरह दिखेगी। जेब को आधे में मोड़ना होगा, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। इसके बाद जेब के अस्तर के दो खुले किनारों को सिला जाएगा। कपड़े की दोनों परतों के किनारों को 1/4 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करें। फोल्ड किए हुए कपड़े को प्रेसर फुट के नीचे संरेखित करें और सिलना शुरू करें। सुनिश्चित करें कि सिलाई करते समय फोल्ड अपनी जगह पर रहे। आखिर तक सिल के धागा काट लें। दूसरी तरफ भी यही प्रक्रिया दोहराएं। हमारी सिलाई इस तरह दिखेगी। हमें दोनों परतों को बताए गए हिस्से पर एज स्टिच लगा के मजबूत करना होगा।
कपड़े को प्रेशर फुट के साथ संरेखित करें। घुमाव पर धीरे और स्थिरता से सीलें। शुरुआत और अंत में रिवर्स टांके लगाना न भूलें। कैंची से अतिरिक्त जेब को काट लें। अब हमें खुले सिरों को सिलने की जरूरत है। किनारों को 1/4 इंच फोल्ड करें और इसे प्रेशर फुट से संरेखित करें। सिलना शुरू करें। दूसरी तरफ भी यही प्रक्रिया दोहराएं। सिलाई इस तरह दिखेगी। अब निचले खुले हिस्से को सीलें। इसे प्रेशर फुट के साथ संरेखित करें और सीलें। अब हमारा पीछे का जेब बनकर तैयार है। दाहिने पैर के पीछे जेब बनाने के लिए इन्हीं चरणों को दोहराएं। स्टेप 9, बैक के पीसों को एक साथ जोड़ना। दोनों बैक के पीसों को तैयार करने के बाद हम इन्हें एक साथ जोड़ेंगे। इन्हें एक दूसरे के ऊपर रखें। सीधा हिस्सा आमने सामने हो। हम क्रॉस सिल के इन्हें जोड़ेंगे, लेकिन सिलने से पहले हमें बेल्ट के हिस्से के लिए वेस्ट लाइन के ऊपर एक गैप छोड़ना होगा। नापने वाले फीते से 3.5 इंच नापें और निशान लगा लें। हम सिर्फ इस निशान तक ही सिलाई करेंगे। कपड़े को प्रेशर फुट के नीचे संरेखित करें और सिलना शुरू करें। हाथों को स्थिर रखें और धीरे धीरे सीलें क्योंकि कपड़ा घुमावदार है। जब आप निशान तक सील दें तो रुकें और टांके को मजबूत करने के लिए रिवर्स टांके लगाएं। आपकी सिलाई इस तरह दिखनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने केवल निशान तक ही सीला है। स्टेप 10, फ्रंट और बैक के पीसों को एक साथ जोड़ना। पैंट के बैक को खोलें। पैंट के सामने के पीस को उसके ऊपर रखें। सीधा हिस्सा आमने सामने हो। हम साइड के सीम और अंदर के सीम को सिल के इन दोनों पीसों को जोड़ेंगे। साइड सीम में से एक को प्रेशर फुट के नीचे संरेखित करें और पूरे साइड सीम पर सीधी सिलाई करना शुरू करें। पैंट के निचले हिस्से तक सिलते रहें। आखिर तक सिल के अंत में रिवर्स टांके लगाएं। इसी तरह हम दूसरी साइड पर भी सीम को सीलेंगे। अब अंदर के सीम पर काम करेंगे। यह सिलाई थोड़ी अलग है। हम एक पैर से क्रॉच तक और फिर दूसरे पैर तक एक निरंतर सिलाई करेंगे। अंदर के सीम को प्रेशर फुट के नीचे संरेखित करें और सिलना शुरू करें। जब आप क्रॉच एरिया पर सिलें तो ध्यान से सिलें और सुनिश्चित करें कि यह सही ढंग से सिल रहा है। दूसरे पैर के निचले तक सीलें और अंत में रिवर्स टांके लगाएं। यह सिला हुआ साइड सीम है। यह अंदर का सीम और यह क्रॉच है। स्टेप 11, वेस्ट बैंड तैयार करना। इसके बाद हम पैंट के सबसे दिलचस्प हिस्से पर काम करेंगे, वेस्ट बैंड जो यहाँ जोड़ा जाएगा। जिप खोलें। नापने वाले फीते से दिखाए अनुसार फ्लाई की शुरुआत से बैक के केंद्र तक नापे। यह वास्तविक वेस्टलाइन की आधी लंबाई होगी। यह इस पैंट में 19.5 इंच है। पैंट को एक तरफ रख दें।
और पैंट के बचे हुए कपड़े को लें। अब कैनवस की स्ट्रिप लें और इसे खोलें। नापने वाले फीते से 19.5 इंच नापें, जो कमर के साइज का आधा है। 2 इंच और अतिरिक्त नापें। 21.5 इंच पर निशान लगाएं। इस निशान पर से कैनवास को काट लें। हमें कैनवास की एक और स्ट्रिप की आवश्यकता होगी, लेकिन यह साइज में ठीक 19.5 इंच की होगी। नापें और निशान लगा लें। स्ट्रिप को निशान पर से काट लें। कपड़े के उल्टे हिस्से पर एक स्ट्रिप रखें और इस पर इस्त्री करके कपड़े से जोड़ दें। सुनिश्चित करें कि आप किनारे से किनारे तक ही इस्त्री करें। हम दूसरी स्ट्रिप पर भी यही प्रक्रिया दोहराएंगे। स्ट्रिप्स जुड़ जाने के बाद हमें इनके चारों ओर एक सीम अलाउंस बनाना है। आइए पहले छोटी स्ट्रिप पर काम करें। हमें आधा इंच का अलाउंस चाहिए। कैनवस की स्ट्रिप के ऊपरी हिस्से से आधे इंच का निशान लगाएं। नियमित अंतराल पर आधा इंच का निशान लगाएं। स्ट्रिप के निचले हिस्से और साइड पर भी दिखाए अनुसार आधा इंच का निशान लगाएं। स्केल से स्ट्रिप के चारों ओर एक बॉक्स बनाएं। ये करने के बाद लंबी स्ट्रिप पर काम करें। छोटी स्ट्रिप की तरह लंबी स्ट्रिप के ऊपरी और निचले हिस्से पर आधा इंच का निशान लगाएं। हालांकि हम साइड पर 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। फिर से स्केल का उपयोग करके सभी लगाए निशानों को जोड़कर स्ट्रिप के चारों ओर एक बॉक्स बनाएं। कैंची से लगाए गए निशानों पर काट लें। किनारों पर ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि आप अच्छी तरह से काटें। अब हमारे पास सीम अलाउंस और जुड़े हुए फ्यूजिंग के 2 स्ट्रिप्स हैं। इन स्ट्रिप को एक तरफ रख दें। बचा हुआ कपड़ा लें। हमें बेल्ट लूप के लिए एक और स्ट्रिप चाहिए। प्लेन साइड से 1.5 इंच का निशान लगाएं। सीधी रेखा को आसानी से खींचने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर निशान लगाते रहें। स्केल से एक रेखा खींचें। चिन्हित लाइन पर काटें। अब हमारी स्ट्रिप तैयार है। दिखाए अनुसार स्ट्रिप को आधे में फोल्ड करें और सी लें। फोल्ड की हुई स्ट्रिप को प्रेसर फुट के नीचे रखें और दिखाए अनुसार सिलना शुरू करें। सिलते हुए फोल्ड को एडजस्ट करते रहें। आखिर में रिवर्स टांके लगाएं। सिलने के बाद धागा काट लें। अब हमें सीम अलाउंस को खोलना है। इसे समतल करना है और फिर इसके ऊपर इस्त्री करना है। समतल करते रहें और इस्त्री करते रहें। गर्म इस्त्री से सावधान रहें। एक तरफ के सीम अलाउंस पर काम करने के बाद दूसरी तरफ भी ऐसा ही करें। इस्त्री करने के बाद हमें स्ट्रिप को अंदर से बाहर की ओर मोड़ना है। हम इसके लिए एक लूप टर्नर का उपयोग करेंगे। लूप टर्नर डालें और दूसरे सिरे से निकाल दें। अब लूप टर्नर के हुक को कपड़े से जोड़ें और धीरे से लूप टर्नर को बाहर निकालना शुरू करें। कपड़ा साथ में आ जाएगा और स्ट्रिप अंदर से बाहर की ओर मुड़ जाएगी। फिर से इस्त्री लें। इसके ऊपर इस्त्री करके सीम लाइन को समतल करें। इस्त्री करने के बाद हुप स्ट्रिप इस तरह दिखनी चाहिए। फिर से सिलने का काम करना है। स्ट्रिप के किनारों पर एज स्टिच लगाने की आवश्यकता है।
एक किनारे को प्रेसर फुट के नीचे संरेखित करें और सी लें। स्ट्रिप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सी लें। अब एज स्टिच को स्ट्रिप के दूसरे किनारे पर दोहराएं। अतिरिक्त धागा काट लें। स्ट्रिप सिलने के बाद इस तरह दिखेगी। अब वेस्ट लाइन के लिए लूप को काटना शुरू करते हैं। स्ट्रिप को आधे में फोल्ड करें और फोल्ड पर से काट लें। एक आधा हिस्सा लें और फिर से फोल्ड करें और फोल्ड पर से काट लें। फिर से छोटे स्ट्रिप का आधा भाग लें और आधे में काट लें। कुल मिलाकर हमें पैंट के लिए 8 लूप मिलेंगे। अब अपने कैनवस स्ट्रिप्स पर काम करते हैं। अब हम इस पर लूप्स रखकर पिन लगाएंगे। छोटी स्ट्रिप लें और अंदर की ओर मोड़ें। किनारे से 3.5 इंच नापें और निशान लगाएं। स्ट्रिप पर 4 निशान बनाएं, जहां प्रत्येक निशान के बीच की दूरी 3.5 इंच होनी चाहिए। बाकी की स्ट्रिप को ऐसे ही छोड़ दें। लूप को निशान पर रखें। लूप का निचला हिस्सा स्ट्रिप की निचली रेखा से मेल खाना चाहिए। लूप पर पिन लगा दें। लगाए गए अन्य सभी निशानों के लिए ऐसा ही करें। अब लंबी कैनवस स्ट्रिप के लिए इसी प्रक्रिया को दोहराएं। शुरुआत से हर 3.5 इंच पर एक लूप पर पिन लगाएं। एंटी स्लिप वेस्ट बैंड लें और इसे कैनवस की स्ट्रिप पर रखें। सीधा हिस्सा आमने सामने हो। बैंड के सिरों पर पिन लगाएं। प्रत्येक लूप पर भी पिन लगाएं। अब बैंड का साइज वेस्टलाइन के आधे से आधा इंच ज्यादा होना चाहिए। इस पॉइंट को 20 इंच पर निशान लगाएं। इस निशान पर एंटी स्लिप बैंड को काटें। दूसरी कैनवस स्ट्रिप लें। अब सभी लूप पर सीधा हिस्सा आमने सामने करके पिन लगा दें। इस स्ट्रिप पर बैंड स्ट्रिप की लंबाई के बराबर होगा। बैंड को काटें। आइए बैंड को स्ट्रिप के साथ सी लें। लंबी पट्टी लें और इसे प्रेसर फुट के किनारे से संरेखित करें। सिलना शुरू करें। शुरुआत में रिवर्स टांके लगाएं। सिलने के साथ साथ पिन निकालते रहें। सुनिश्चित करें कि लूप जगह पर रहे और हटे नहीं। वेस्ट बैंड को आखिर तक सिलने के बाद रुकें और रिवर्स टांके लगाएं। सिलाई इस तरह दिखनी चाहिए। अब बैंड को खोलें और दिखाए अनुसार एज स्टिच लगाएं। बैंड के अंत तक सीलें और धागा काट लें। अब हम लूप्स को मुख्य कपड़े के साथ सिलते हैं। पहले लूप से लगभग 2-3 इंच पहले प्रेसर फुट के नीचे स्ट्रिप को संरेखित करें। करीब तक सिलने के बाद लूप से पिन निकाल दें और इसे थोड़ा ढीला करें ताकि बेल्ट आसानी से इसके अंदर जा सके। सुनिश्चित करें कि लूप सीधा हो और उस पर सिलाई करें। इस प्रक्रिया को स्ट्रिप के सभी लूप्स पर दोहराएं। आखिर तक सिलने के बाद धागा काट लें। लूप इस तरह से दिखेंगे।
लूप्स के अतिरिक्त कपड़े को काट लें। सुनिश्चित करें कि आपने टांके या पैंट के कपड़े को न काट दिया हो। स्ट्रिप को उल्टा कर दें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शुरुआत में कपड़े का एक अतिरिक्त टुकड़ा है। हम इस टुकड़े को सीधा हिस्सा आमने सामने करके फोल्ड करेंगे। हम इस टुकड़े के किनारे को सी लेंगे। स्ट्रिप के खुले सिरों को दिखाए अनुसार आधा इंच अंदर की ओर फोल्ड करना होगा। किनारे पर सिलना शुरू करें। शुरुआत और अंत में रिवर्स टांके लगाएं। ये करने के बाद धागे को काट दें और दूसरे किनारे पर भी यही प्रक्रिया दोहराएं। सिलाई इस तरह दिखनी चाहिए। इस स्ट्रिप पर एक और सिलाई करनी बाकी है। हमें फ्यूजिंग की चौड़ाई के अनुसार बेल्ट का साइज करना है। हम स्ट्रिप को मोड़ेंगे और फ्यूजिंग के किनारे पर सीलेंगे। किनारे को प्रेशर फुट के साथ संरेखित करें और सिलना शुरू करें। धागा काटें और दूसरी तरफ भी इसे दोहराएं। यह भाग इस तरह दिखना चाहिए। अब हमें इस बिट को अंदर से बाहर की ओर मोड़ना होगा। यह पैंट का एक नाजुक हिस्सा है और इसीलिए मोड़ते समय धैर्य रखें। ये करने के बाद यह ऐसे दिखेगा। अब दूसरी स्ट्रिप पर भी इन्हीं चरणों को दोहराएं। बैंड को सिलना, टॉप स्टिच लगाना और अंत में लूप्स को सिलना और अतिरिक्त बिट्स को काटना। ये करने के बाद हम दिखाए अनुसार स्ट्रिप को आधे में फोल्ड करेंगे और दिखाए अनुसार कैनवस के किनारों पर चौड़ाई के अनुसार सिलाई करेंगे। सिलने के बाद इसे अंदर से बाहर की ओर मोड़ें। स्ट्रिप्स इस तरह दिखेंगी। स्टेप 12, वेस्ट बैंड को पैंट से जोड़ना और निचले भाग को हेमिंग करना। वेस्ट बैंड इस तरह दिखेंगे। अब इन्हें पैंट से जोड़ेंगे। जिप खोलें। अब स्ट्रिप को एक्सटेंशन के साथ लें और इसे पैंट के बाएं पैर पर रखें। सीधा हिस्सा आमने सामने हो, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। अतिरिक्त भाग को पैंट की फ्लाई से अधिक छोड़ा जाएगा। स्ट्रिप को वेस्ट लाइन पर पिन करें। सुनिश्चित करें कि स्ट्रिप और वेस्ट लाइन पूरी तरह से मेल खाए। दूसरी स्ट्रिप लें और इसे विपरीत पैर की फ्लाई के साथ संरेखित करें और सीधा हिस्सा आमने सामने करके पिन लगा दें, जैसा कि दिखाया गया है। वेस्ट बैंड को वेस्ट लाइन के सब तरफ पिन लगा दें। हम लगाए हुए पिन की लाइन पर सिलाई करेंगे और इसके साथ ही पैंट के निचले हेम को फिनिश करेंगे। चलो सिलते हैं। पैंट को अपनी सिलाई मशीन पर ले जाएं। हम पहले अतिरिक्त हिस्से के साथ बैंड को सीलेंगे। हम दिखाए अनुसार कैनवस फेसिंग के किनारे पर एंटी बैंड स्लिप नीचे सिलाई करेंगे। सिलना शुरू करें और पूरे बैंड को सीलें। सिलाई करते समय पिन निकालते रहें। किनारे को रिवर्स टांके लगा के फिनिश करें। दाईं तरफ से कमर इस तरह दिखेगी। अब दूसरे बैंड पर काम करेंगे।
इसके लिए भी हम कैनवस स्ट्रिप के किनारे पर एंटी स्लिप बैंड के नीचे सिलाई करेंगे। सिलना शुरू करें और सिलाई करते समय पिन निकालते रहें। आखिर तक सिलने के बाद रिवर्स टांके लगाएं। धागा काट लें। सुनिश्चित करें कि बैंड सही से सिल गया है। अब पैंट के बैक पर काम करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पैंट के कपड़े में पीछे की तरफ एक ओपनिंग छोड़ी है। सीधा हिस्सा आमने सामने करके साइड को संरेखित करें और कपड़े को प्रेसर फुट के नीचे रखें। जहां से हमने छोड़ा था वहीं से सिलना शुरू करें और वेस्ट बैंड पर सब तरफ सीलें, लेकिन कैनवस वाले भाग पर और फिर दिखाए अनुसार एंटी स्लिप बैंड पर। रिवर्स टांके लगाकर समाप्त करें। दिखाए अनुसार बैंड और स्ट्रिप से अतिरिक्त पीस को काट लें। अब अपनी उंगलियों से सीम अलाउंस को समतल करें और उसके ऊपर वेस्ट बैंड को मोड़ें। अब हम पूरी कमर पर बाहर की ओर से एक डिच स्टिच लगाएंगे। बाईं तरफ से फ्लाई वाले हिस्से को प्रेसर फुट के नीचे संरेखित करें और सिलना शुरू करें। बैंड को अंदर की ओर फोल्ड करते रहें। फोल्ड करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि वेस्ट लाइन अच्छे से आए। वेस्ट बैंड के चारों ओर सीलें। और हो गया। आगे और पीछे से वेस्ट लाइन इस तरह दिखेगी। आइए अब फिनिशिंग टच दें। हमें पैंट के फ्लैप पर हुक सिलना है। ये करने से पहले हाथ से हेमिंग करके किनारे को फिनिश करें। पूरे किनारे पर हेमिंग करके धागा काट लें। दिखाए अनुसार बेल्ट एक्सटेंशन के पीछे की तरफ हुक रखें और इसे हाथ से सीलें। सुनिश्चित करें कि आप पैंट के दाईं ओर न सिल रहे हो। ये करने के बाद धागा काट लें। इसी तरह दूसरे हुक को भी एंटी स्लिप लाइनिंग और फ्लैप से जोड़ पर सिल दिया गया है। हुक की आई सिलने के लिए फ्लैप को बंद कर दें। चॉक से हुक की स्थिति को दूसरे साइड पर चिन्हित करें। यह हुक की आंख की स्थिति होगी। दूसरी आंख के लिए भी ऐसा ही करें। चिन्हित रेखाओं पर हुक की आंख को हाथ से सीलें। देखिए हुक और आई सेट कितना साफ सुथरा दिख रहा है। अब पैंट के अंतिम भाग पर काम करें। निचला हेम। पैंट को अंदर से बाहर की ओर पलटें और हम पैंट के उल्टी साइड पर काम करेंगे। निचले हिस्से को आधा इंच और फिर से 1 इंच फोल्ड करें। निचले हिस्से को हाथ से हेम करें। दूसरे निचले हेम के लिए भी यही प्रक्रिया दोहराएं। और हो गया। पैंट को अंदर से बाहर की ओर मोड़ें। अब हमारा पैंट तैयार है।
क्या ये स्मार्ट नहीं दिख रहा? इसे अपने पहनने के कपड़ों में शामिल करें और अपने स्टाइल को बढ़ाएं।